हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे एनटीए नेट के पेपर 2 के कॉमर्स के क्वेश्चंस के बारे में। डेली हम इसमें 25 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी आपको बताना है एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है, इंजीनियरिंग स्टडीज पे बेस्ड होती है, जबकि हम बात करें एस्टिमेटेड कॉस्ट की तो वो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसिस करती है पार्ट व्हाट कॉस्ट विल बी, यानी क्या कॉस्ट होगी, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो व्हाट क्या कॉस्ट होनी चाहिए इस पे बेस्ड होती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड होती है एज कम्पेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन है एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है हमारी स्टेबल होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, बताइए। क्या होगा यहाँ पर आंसर? आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो हमारी साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है, क्योंकि इस पर हम एक तरह से यहाँ पे टारगेट रख के चलते हैं कि स्टैंडर्ड हमारा मतलब टोटल इतनी कॉस्ट तो होनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी साइंटिफिक बेस्ड होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करके ही हम स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि हाँ इतनी कॉस्ट हमारी मिनिमम आनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट पे। जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है हमारी हिस्टोरिकल बेस्ड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो बताना है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और डिविडेंड पेड, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बताइए। क्या होगा? डी हो जाएगा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। सेल ऑफ फिक्स असेट्स में हमारी किसी भी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, जबकि इन सब में हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, अब हमें असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है। हाई ऑपरेटिंग इंडिकेट करता है फेवरेबल पोजीशन, जबकि हाई ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा होगा सी। बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट, क्योंकि देखिए हाई ऑपरेटिंग लिवरेज, हाई ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो हमारा फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल कंडीशन बताता है, जबकि हाई ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पर बात करें तो ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको मीट आउट करने में हेल्प नहीं करता। ठीक है, ये ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही मीट आउट करता है, इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको इनके करेक्ट कोड्स मिलाने हैं। ठीक है, देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड किससे मैच करेगा? कॉस्ट स्टैंडर्ड, रेवेन्यू स्टैंडर्ड एंड प्रोग्राम स्टैंडर्ड, बताइए। जूम कर देती हूँ मैं इसे थोड़ा, देखिए, अब बताइए। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड हमारा किससे बात करेगा? लेबर आवर्स से, लेबर आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और कॉस्ट स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि पर यूनिट हमारा कितना कॉस्ट जा रही है। रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू स्टैंडर्ड हमें बताएगा एवरेज सेल्स पर कस्टमर। और प्रोग्राम स्टैंडर्ड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना टाइम किसी भी प्रोडक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? ए का हो गया सेकंड, जो कि हमारा इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, बी का होगा फर्स्ट,
सी का होगा फोर्थ, सी का फोर्थ किसमें है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर हम नीचे इसके कोड्स दिए हुए हैं वहां पर इसका आंसर देखेंगे। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी, एंड ये है हमारा रीजन, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बताइए, आई होप ऐसे आपको दिख रहा होगा। चलिए आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए और बताइए क्या होगा। बताइए, क्या डेट इक्विटी रेशियो जो भी हमारी लॉन्ग टर्म होती हैं उनको क्या हेल्प करता है? ये बिल्कुल सही है। और ये हमारी मेजर करता है जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जितनी भी होती है उनको पे ऑफ करने में। तो एक दोनों ही यहाँ पे हमें सही दे रखे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन फॉर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि इसमें से कौन सा सही नहीं है अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के रेफरेंस में बात करें। क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके चलती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स, only adverse variables are investigated intensively, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ सी है, क्योंकि जो ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड, ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ एडवर्स वेरिएंसेस ही इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसमें हमारे हर तरह के वेरिएंसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या है, सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट नहीं है वो बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, पीवी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, पीवी रेशियो कैसे, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बताइए, इन फॉर्मुलेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये तो बिल्कुल सही है, इसी तरह निकालते हैं। और पीवी रेशियो को हम निकालते हैं जो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 करके, ये भी हमारा सही है। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट से हम डिवाइड करते हैं जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आता है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा है जो सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इसमें से कौन सा बेनिफिट है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का? ये फैसिलिटेट करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, या प्रोवाइड करता है क्लोजर कंट्रोल सिस्टम को, इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, या फोर्थ ऑप्शन है हमारा, ये डेवलप करता है सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। बताइए, आपको इसमें बेनिफिट बताने हैं इसके। देखिए, यहाँ पर बात करें, इट फैसिलिटेट सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि ये डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइजेशन जो होता है उसको फैसिलिटेट करता है। ठीक है, प्रोवाइड सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल, ये तो बिल्कुल सही है। एंड मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, ये भी बिल्कुल सही है। और ये डेवलप करता है सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, बी, सी एंड डी, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय स्टैंडर्ड्स कमेटी ऑफ यूके। बताइए, किसने जो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो किसने प्रपोज किए थे, किसने बताए थे? बताइए, स्टैंडर्ड्स कमेटी ने कौन कौन से फंक्शंस बताए थे एक इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए? जनरल प्राइस मेथड था वो, स्पेसिफिक प्राइस मेथड था, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड था, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था? क्या हो जाएगा, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, ये बताया था स्टैंडर्ड्स कमेटी ऑफ यूके ने, जो कि हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम। देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट करता है द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है।
और भी देख लेते हैं। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, नहीं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे तो नहीं होता। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंसेस शुड नॉट बी गिवन टू फटीग एंड टूल सेटिंग, ऐसा तो नहीं है कि जो ड्यू अलाउंसेस होते हैं वो हमें फटीग और टूल टेस्ट सेटिंग देते हैं, ये भी गलत है। द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड, ऐसा भी नहीं है, वो तो हमें जो भी इनपुट्स हैं उन्हीं के द्वारा मिलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्या हो गया राइट आंसर? ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू द मार्जिनल कॉस्ट इज कंपेयर्ड विद द परचेज प्राइस। ठीक है, रीजन है इफ द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द परचेज प्राइस इट शुड बी परचेज रेदर देन मैन्युफैक्चर्ड। बताइए। देखिए, इसमें बात की जा रही है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम परचेस प्राइस से कंपेयर करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और इसमें कहा गया है मार्जिनल कॉस्ट अगर लेस है हमारे यानी परचेस प्राइस से कम है तो हम परचेस को फॉलो करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चर को, यानी कि परचेस करेंगे हम उस चीज को, ना कि उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, जो कि ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द लिस्ट, अब इसमें लिस्ट दी हुई है, आपको करेक्ट कोड मिलाने हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको बताना है एसिड टेस्ट रेशियो क्या है। बहुत ही सिंपल है, आप सबको पता है एसिड टेस्ट रेशियो हमारे लिक्विडिटी रेशियो है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो की बात करें तो ये क्या बताता है हमें? प्रॉफिटेबिलिटी को। और डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये क्या बताएगा हमें? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो में क्या बताता है? एक्टिविटी रेशियो को। तो क्या हो जाएगा? ए का क्या है? थर्ड। ए का थर्ड किस में है? ये कट गया एंड ये भी कट गया। सेकंड का क्या है? फर्स्ट। सेकंड का फर्स्ट, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपको थ्योरीज को मिलाना है। ये 4 थ्योरीज हैं, पहले आप इनको देख लीजिए। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी। इसको पढ़िए क्वेश्चंस को अच्छे से, फिर हम नीचे का दिखाते हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो क्वेश्चन का, बाद में आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। पढ़ लिया? देखिए ये वाला ऑप्शन भी देखिए। लियोन्टिक्स पैराडॉक्स है ये यहाँ पर। ठीक है, और इसमें कहा गया एक कंट्री स्पेशलाइज है प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट करेगी किसी प्रोडक्ट को, तो वहां पर उसे क्या मिलेगा? ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब आए अपने मेन पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर इनके भी ले लीजिए कोट्स के आप। देखिए एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हमें क्या बताती है? ये हमें डायरेक्ट कॉस्ट एडवांटेज बताती है किसी भी प्रोडक्शन में, और ये वहां पर उस प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगी? ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये कहाँ पे दे रखा है? हमारा ऑप्शन नंबर ए में। इसको पढ़ लेते हैं। द एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड ऑन यूएस एक्सपोर्ट ऑफ लेबर इंटेंसिव गुड्स चेंजिंग द फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, ये हमें कौन बताता है? बताइए। कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो लियोन्टिव पैराडॉक्स है। अ कंट्री शुड, इसका क्या हो जाएगा? बी का कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में एक कंट्री जो होती है वो किसी भी प्रोडक्शन में स्पेशलाइज होती है और वो उसको ही एक्सपोर्ट करती है, यानी कि एक कंट्री है किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है और वो फिर उसको अदर कंट्री को एक्सपोर्ट करेगी उस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो हमारा सेकंड का क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए सेकंड का 4 एंड फर्स्ट का सेकंड, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कट गया, ये कट गया। हमें ए और बी में से देखना है, तो एक बार सी देख लेते हैं।
फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी, फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी आप सबको पता है। उसमें हम क्या बात करते हैं फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी में, कि एक कंट्री उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी और एक्सपोर्ट करेगी जो कि उसके जिसमें वो प्राइमरली उसका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एबंडेंट है, यानी कि वो उसके पास अनलिमिटेड मात्रा में है, एबंडेंट है उसके पास, वो उसमें डील करती है। तो फैक्टर एंडाउनमेंट थ्योरी का क्या हो जाएगा, थर्ड का थर्ड, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब जो होल्डिंग कंपनी है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है, तो वो किस यहाँ पर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर प्रिपेयर करेगी। बताइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहाँ पर आती है, कहाँ पर आएगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगेन आपको उसी तरह से मैच करना है। फोरकास्टिंग क्या दिखाती है, मैथमेटिकल प्रोजेक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक है, और इन्वेंट्री हमें क्या दिखाएगी, ऑप्टिमम एम्प्लॉयमेंट। एंटिसिपेटिंग मैन पावर प्रॉब्लम्स हमें क्या दिखाती है, बताइए, ये हमें दिखाएगी प्रोजेक्टिंग प्रेजेंट रिसोर्सेज इनटू फ्यूचर। और प्लानिंग प्रोग्राम क्या बताएंगे हमें, डेवलपमेंट एक्टिविटीज को। ये हो जाएगा इसका मैच। तो क्या होगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है अब इसमें आपको वो एक्टिविटीज सेपरेटली शो की जाती हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग वो आपको बतानी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब उसमें कौन कौन सी आती हैं एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम बोरोइंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग या फिर मिससेलेनियस। तो आप सबको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज आती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो बी सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बी सी और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है, इसमें जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो रिलेटिव है हमारे इंसेंटिव पेमेंट से, वो करेक्ट हैं। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट है, हाल से इंसेंटिव प्लान के अंदर बताया गया है कि जो बोनस है वो पेड किया जाता है वर्कर्स को, जो कि इक्वल होता है हमारा 50% ऑफ टाइम सेव्ड डिविडेंड बाय द रेट पर आवर। रॉवन इंसेंटिव प्लान में बताया गया है कि जो बोनस है वो पे किया जाता है एम्प्लॉय को इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम सेव टू द स्टैंडर्ड टाइम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में एक वर्कर जो होता है उसका जो आउटपुट होता है, अगर वो स्टैंडर्ड आउटपुट से एक्सीड है तो वहां पर उसको 100% ऑफ पीस रेट दी जाएगी, और जो वर्कर है उसका जो आउटपुट होगा वो अगर डाउन है स्टैंडर्ड से तो वहां पर 15% उसको पीस रेट दी जाएगी। और रॉवन इंसेंटिव प्लान में जो है वो बेस होता है ऑन ऑफ ऑल दी अदर इंसेंटिव प्लान, यानी कि जो रोमन इंसेंटिव प्लान है वो जितने भी इंसेंटिव प्लान होते हैं उनके बेस होता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। हाँ, इसमें करेक्ट पूछा है, आपको वो बताना है, क्या हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर करेक्ट की बात करें तो जो रोमन इंसेंटिव प्लान है उसमें जो बोनस है वो उनको पे किया जाता है, जो भी अगर उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम है उनका उसके प्रोपोर्शन में उन्होंने अगर अपना टाइम काम किया है तो वहां पर उसके इक्वल प्रोपोर्शन में ही उनको जो बोनस है वो पेड किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गए ना, आपको यहाँ पे मैच करने हैं। ठीक है, आप पहले ये देख लीजिए। दिख रहा है ना, अब देखिए डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है, लॉन्ग टर्म डेट, ये तो सबको पता है, अभी हम 2 बार भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म डेट बताता है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, हमारी शेयर होल्डिंग्स फंड को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें क्या बताएगा, बताइए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ये हो गया ए। कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या बताता है, इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल में हम रिजर्व्स को ऐड करते हैं और डिवाइड कर देते हैं जो भी प्रेफरेंस शेयर्स और इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस होता है, तो इसका हो गया ये। तो ये हमारा कहाँ पे है,
डी का ए का थर्ड, ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ। देखिए ये कहाँ पर है, ए का थर्ड एंड बी का फोर्थ। तो ये तो हमारा ये कट गया, ये कट गया। एंड हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशो कौन सा निकाला था, एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, और कैपिटल गियरिंग रेशो हमने निकाला था, यानी डी का सेकंड। डी का सेकंड कौन सा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड। बताइए, जो भी अर्निंग होती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो, अर्निंग यील्ड रेशो, पे आउट रेशो या रिटेंशन रेशो। क्या बोलेंगे, पे आउट रेशो। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगेन आपको यहाँ पे मैच करना है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें ऑप्शंस भी दिखाने हैं, कोट्स भी दिखाने हैं, और फिर देखिए पहले आप इसी को देख लीजिए। आप इस तरह के क्वेश्चंस का ना ऐसा करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। गेनिंग शेयरिंग, हो गया। अब आप एक बार इसके कोट्स का भी ले लीजिए। कोड लिख लिए, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले कहा गया है पैराशूट्स, तो राइट टू परचेज अ स्टेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी स्टॉक एंड टुडेज प्राइस इन द फ्यूचर, ये तो पैराशूट नहीं है। अ इंसेंटिव प्लान एंगेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कॉमन एफर्ट टू अचीव प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स एंड शेयर्स द गेन्स, ये भी नहीं है। पेमेंट कंपनीज मेक इन कनेक्शन विद अ चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ अ कंपनी, जी हाँ, ये हो सकता है हमारा गोल्डन पैराशूट। ठीक है, अब एक गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो फोर्थ और पढ़ लेते हैं। प्लान्स designed to motivate the short-term performance of managers and try to company profitability, ये होगा, ये भी नहीं होगा। गोल्डन शेयरिंग क्या है, एन इंसेंटिव प्लान एंगेजिंग एम्प्लॉयज इन अ कॉमन एफर्ट टू अचीव प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव्स एंड शेयर्स द गेन, ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसका हो गया थर्ड और इसका हो गया सेकंड का सेकंड। फिर है स्टॉक ऑप्शन, the right to purchase a stated number of shares of a company's stock at a today's price in future, इसका हो गया हमारा फर्स्ट। एंड एनुअल बोनस हमारा हो गया ये। एनुअल बोनस क्यों दिया जाता है, मोटिवेट करने के लिए शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस मैनेजर्स की। तो ये क्या होगा हमारा बना, फर्स्ट का हमने करा था थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, ये कट गया, ये कट गया। एंड सेकंड का करा था हमने सेकंड, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। अब इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, इसको आपको सॉल्व करना है, और अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तब मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा 88,000 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसके लिए बना है। फर्स्ट किसके लिए होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। तो क्या हो गया, ये 6 पूछा गया है आपसे, किसके लिए है, डेप्रिसिएशन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डेप्रिसिएशन।
नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर विद द परफॉर्मेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ द सेम फर्म इज नोन एज ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इंट्राफर्म कंपनीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम ट्रेड एनालिसिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और इंट्राफर्म कंपनीज भी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। होमवर्क में रखें ये भी क्वेश्चन, बताइए। देखिए, मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिया करूंगी जिससे कि आप उसको खुद से सॉल्व करें, नहीं तो हम एक डाउट क्लास करेंगे जिसमें सबको डाउट होंगे, फिर वो क्वेश्चंस हो, थ्योरीज हो, कुछ भी हो, तो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अगर आपने सॉल्व भी किया है तो आप देख लीजिएगा आपने सही किया है या गलत किया है। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4 टाइम्स। ठीक है, तो यही थे आज के क्वेश्चंस। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता सकते हैं, हम डाउट क्लास में कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।